I think we should start with the class, right? So yesterday Vikas was not there, but Rajat and Kaushal, जो हमने कल पढ़ा था उसमें कुछ डाउट है? नो मैम। नहीं है, मैम बस वो ओके। थोड़ा सा वो लास्ट में वो जो आपने वो बताया था ना स्टार स्कीमा, वो थोड़ा सा हाँ, मतलब वो। वो आज दोबारा करेंगे हम। स्टार हाँ जी। स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, वो आज हम दोबारा करेंगे। यस यस। ठीक है, मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस, इट इज विजिबल। ओके। तो ये फॉर विकास, विकास हमने कल पढ़ा था कि व्हाट इज सीक्वल, राइट? तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा दे देती हूँ। तो SQL is basically a structured query language. Like why we tell it structured query language? क्योंकि हमें कोई भी जब एक डेटा हम कहीं स्टोर करते हैं, राइट? तो वो डेटा जो सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है उसको रिकॉल करने के लिए या उससे कुछ इंसाइट्स लेने के लिए हमें कोई एक लैंग्वेज लगती है ना? वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही हम वहां से डेटा रिकॉल कर सकते हैं। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वल। ठीक है, अब इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें जो भी सर्च करना है ना? जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था एक शर्ट का, कि हमें एक फॉर्मल शर्ट चाहिए, हमें ब्लू कलर की फॉर्मल शर्ट चाहिए एंड हमें उसमें साइज 42 चाहिए। ठीक है, तो ये हमने एक सीक्वेंस में लिखा, एक स्ट्रक्चर बनाया है कि हमें क्या चाहिए। तो हम सेम स्ट्रक्चर में सीक्वल में लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बुलाते हैं। इसमें काफी सारे कमांड्स होते हैं, लाइक सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सिलेक्ट होता है अगर आपको किसी चीज को सिलेक्ट करना है ना, उसके लिए होता है। इंसर्ट यानी आपके पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ डेटा है, उसमें आपको कुछ नया डेटा डालना है ना, तो उसके लिए हम इंसर्ट करते हैं। देन अपडेट, अपडेट मतलब हमारे पास जो डेटा ऑलरेडी है हमें उसी में कुछ चेंजेस करने हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमने कल लिया था एड्रेस का, कि अगर आप पहले गोल्फ कोर्स रोड में रह रहे हो एंड नाउ आपको आप शिफ्ट हो गए हो, फॉर एग्जाम्पल हुड्डा सिटी के आसपास आप शिफ्ट हो गए हो, है ना? DLF फेज में आप शिफ्ट हो गए हो। तो अब आपका एड्रेस डी गोल्फ कोर्स रोड से हो जाएगा DLF, राइट? तो उस केस में हम लगाते हैं अपडेट स्टेटमेंट। ठीक है, डिलीट बहुत सिंपल है, अगर आपको कुछ भी डिलीट करना है तो उससे आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था सीक्वल क्या होता है। देन हमारा नेक्स्ट था DBMS। DBMS बेसिकली होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? ये एक काइंड ऑफ लाइब्रेरी होती है, आप ये बोल सकते हो। जिसमें मतलब जो डेटा, ये एक काइंड ऑफ लाइब्रेरियन है जिसमें डेटा लाइब्रेरीज जो है वो सेव होती है, तो मल्टीपल सेट ऑफ डेटा स्टोर होता है कहीं पे, है ना? तो वहां से जब हमें कोई डेटा रिट्रीव करना है या हम कुछ अपडेट करते हैं डेटा को, राइट, तो उसके लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। तो जो माई सीक्वल हम पढ़ेंगे वो भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है। ठीक है। अब बेसिकली मैम डीबीएमएस इज अ लाइब्रेरियन और अ लाइब्रेरी, इट इज अ लाइब्रेरी। सॉरी, डीबीएमएस इज लाइब्रेरी नॉट लाइब्रेरियन, राइट? देखो क्या लिखा है ऊपर, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज लाइक अ लाइब्रेरियन फॉर अ डिजिटल लाइब्रेरी, राइट? तो अब आपने क्या किया कल ही, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि जब हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, है ना, तो उसमें हर एक रैक में स्पेसिफिक बुक्स पड़ी रहती हैं। अब हमें या कोई एक या या या। स्पेसिफिक रो से बुक लेनी है, जैसे हमें साइंस की क्लास 10th की फिजिक्स की बुक लेनी है ना? तो हम लाइब्रेरियन को जाके इंस्ट्रक्शन देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि सर या मैम हमें क्लास 10th की साइंस की बुक चाहिए, फिजिक्स की। तो वो हमें फिजिक्स की बुक ला के देते हैं, राइट? यस यस। तो ये ओके। लाइब्रेरियन काम कर रहा है। सेम केस में जब हम डेटा को रिट्रीव कराना चाहते हैं तो वो काम हमारे लिए कौन करके देता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करके देता है। डाउट क्लियर यस हुआ? यस यस मैम। ओके। देन था हमारा RDBMS। तो RDBMS इज नथिंग बट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब हमारा एक जगह पे मल्टीपल डेटा टेबल्स डले रहते हैं, राइट,
तो डेटा टेबल कल मैंने समझाया था कि जो टेबल जैसे मान लो आप कि लाइब्रेरी में ही जो एक रैक्स है, राइट, स्पेसिफिक एक रैक हो गया आपका क्लास 10th का, एक रैक हो गया क्लास 11th का, एक क्लास 12th का। तो ये सारे जो रैक्स हैं ये आपके डेटा रैक्स हैं, और उसमें जो बुक्स पड़ी हैं वो आपका डेटा है। ठीक है। तो वैसे ही जब ढेर सारे डेटा रैक्स के आपस का जो रिलेशनशिप बिल्टअप करता है ना, वो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड इसमें सारा डेटा जो है वो टैबुलर फॉर्म में ही स्टोर होता है, टेबल्स के फॉर्म में। टेबल्स में क्या होता है आपके, बेसिकली रोज एंड कॉलम्स। तो ये रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पे ही पूरा सेव होता है। ठीक है। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा। देन ओ एल टी पी एंड ओलैप का भी हमने कल पढ़ा था, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो कोई इसका आंसर देना चाहेगा, ओ एल टी पी कल मैंने क्या समझाया था? OLTP इज लाइक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस। हम्म। इसमें हम हमारा लाइक करंट डेटा जो भी है हमारा वो रखते हैं हम। करेक्ट। करंट ट्रांजेक्शन रहता है वो रखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल कल मैंने 3 4 एग्जाम्पल दिए थे, कोई एक एग्जाम्पल बता सकते हो? जैसे मान लीजिए कोई ऐप से अगर हम कुछ अमेजोन से कुछ बुकिंग कर मतलब वो करते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। हम्म। तो सारी चीजें बैकएंड में होती है पर वो हमको दिखाई नहीं देती हैं। करेक्ट। दिस इज काइंड ऑफ लाइक OLTP। ओके। तो ओ एल टी पी बेसिकली फ्रंट इंटरफेस होता है, जिसको हम यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। ठीक है। तो जैसे हाँ आपने सही बताया कि जब हम अमेजोन से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो हमने वहां पे जाके सर्च किया, तो हमारे सर्च से लेके प्रोडक्ट डिलीवर तक, जिसमें हमारी पेमेंट प्रोसेस भी इंक्लूडेड होती है, राइट। तो ये सारा जो प्रोसेस है जो एज अ कस्टमर हम यूज कर रहे हैं, या हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके लिए यूज होता है ओ एल टी पी। इट्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। एंड ये डे टू डे बेसिस पे अपडेट होते जाता है। लाइक हमने एग्जांपल लिया था एयर टिकट्स का, आईआरसीटीसी जो रेलवे टिकट्स हैं, वो भी डे टू डे अपडेट होते जाती हैं। वो किसकी हेल्प से अपडेट होती हैं? ओएलटीपी की हेल्प से। ठीक है। नाउ ये था ओएलटीपी। देन हमने And it पढ़ा is था। based on ma'am DBMS and OLAP is based on new what you said. OLAP is based on what? सॉरी। ये मतलब ये आपने बताया था ना, ये पुराना है, OLTP पुराना होता है, OLAP आपका न्यू हम्म। है। हाँ ये ओएलटीपी जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे डिपेंड करता है, राइट, क्योंकि यस ये यस यस। रिलेशन क्रिएट करेगा तभी तो वो डे टू डे अपडेट होगा, हाँ जी हाँ जी। है ना। एंड एंड ओलैप जो है वो आपका डेटा वेयर हाउस पे डिपेंड होता है। ओ या हाँ फेयर हाउस। ठीक है। हाँ। तो ओलैप क्या होता है? ओलैप होता है आपका ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो भी बैकएंड में काम होता है, अगर रिजर्वेशन आप करा रहे हैं, फ्लाइट टिकट आप करा रहे हैं, आपको आज दिख रही है कि ठीक है मुझे जाना है दिल्ली टू मुंबई, सुबह 7 बजे की मेरे को एयर इंडिया की फ्लाइट चाहिए। तो अभी मुझे आज अगर मैं देखूंगी, आज की डेट में आज 20 साढ़े 12 हो रहे हैं, तो 12:30 बजे अगर मैं देख रही हूँ, तो हो सकता है मुझे वहां पे 30 टिकट्स अवेलेबल दिखा रहा है, एंड मुझे प्राइस दिखा रहा है फॉर एग्जाम्पल 4000 रुपीज, राइट। अब मैंने कल की डेट पे इसमें देखा, और मुझे 2 दिन बाद जाना है, तो वहां पे मुझे टिकट्स दिख रही है 20 टिकट्स, और प्राइस इंक्रीज होके हो गया 6000, राइट। तो ये जो बैकएंड की प्रोसेसिंग चलती है, वो कैसे चलती है? वो ओलैप के बेसिस पे चलती है, क्योंकि वो डेटा को एनालाइज करते हैं, है ना। एंड डेटा एनालाइज करने के बाद जो है वो फ्रंट फेस में जाके डेटा अपडेट होता है, जो हमें दिखाई देता है। करेक्ट। तो जो यूजर इंटरफेस है वो ओ एल टी पी है, और जो बैकएंड इंटरफेस है जिसमें सारी डेटा एनालिसिस वगैरह चलती है, वो होता है हमारा ओलैप। ठीक है। और फिर हम बेसिकली ये जो ओलैप में जो हम डेटा जैसे आप बता रहे हो कि एक दिन पहले 4000 है, अगले दिन हम्म 6000 है, तो ये जो हम्म बेसिकली ये ओलैप के थ्रू डेटा इंजीनियर ही मतलब उसको अपडेट करते हैं, या फिर कोई और उसको अपडेट करता है डेटा को, जैसे आप टिकट्स बता रहे हो हम्म प्राइस एंड ऑल, तो हम्म तो उन्हें कौन अपडेट करता है मैम?
ये सारी जो डेटा एनालिसिस है ये डेटा इंजीनियर्स करते हैं, डेटा जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं वो करते हैं, डेटा साइंटिस्ट करते हैं, राइट। तो जो भी अपडेट जैसे, करते हैं वो डेटा। हाँ, हाँ अब जी। टिकट्स के प्राइस आप देखते हो, है ना, कि जब आपको मान लो आपको जाना है मुंबई टू गोवा जाना है, ठीक है, हम्म। आपको जाना है दिसंबर में। आप अगर आज टिकट देखोगे तो आपको फ्लाइट्स भी काफी सारी मिलेंगी और आपको टिकट भी कम मिलेंगी, यस। करेक्ट। लेकिन हम्म यही सेम चीज अगर आप दिसंबर में देखोगे, ठीक हम्म। है, तो आपको प्राइस भी ज्यादा मिलेगा और टिकट्स कम मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो डेटा इंजीनियर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहां पे डेटा को स्टडी कर रहे हैं, ट्रेंड को स्टडी कर रहे हैं, राइट। एंड सबको पता है इंजीनियर्स भी कि स्टडी करते हैं मैम। इंजीनियर्स उस डेटा को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके, है ना, उसको सॉर्ट करके, जैसे कल हमने बात की थी कि अगर दो अलग अलग तरीके का डेटा आया तो फिर उसको कैसे स्टोर करते हैं, उसकी सॉर्टिंग कौन करता है, करेक्ट। या सेट तो सॉर्टिंग तो हम ही करते हैं। हाँ, तो ये उसको एक डेटा मीनिंगफुल इंजीनियर्स करते हैं। मीनिंगफुल हाँ स्ट्रक्चर हाँ, देता है। एंड जो उसकी आगे की एनालिसिस है, जो ट्रेंड एनालिसिस है, ये हमारे बेसिकली डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट करते हैं। एंड दे आर द वन हु अपडेट्स द डेटा। ओके। हम्म, ठीक है। तो OLTP और OLAP के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हर एक उसमें पूछा जाता है इंटरव्यू में कि OLTP क्या है, OLAP क्या है ना। अगर आप, और वो डायरेक्ट कभी नहीं भी पूछते हैं, तो इसके लिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि हमारे पास से एक रेलवे का है, ठीक है, हम IRCTC का पूरा हैंडल कर रहे हैं प्रोसेस। अब उसमें हमें डे टू डे बेसिस पे सारा कुछ डेटा अपडेट करना है। तो इसके लिए आप कौन सा प्रोसेसिंग यूज करोगे, आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, रेलवे रिजर्वेशन है, मतलब डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, डेट रियल टाइम डेटा अपडेट हो रहा है, तो इस केस में OLTP यूज होगा। ओके श्योर। उसके बाद कल हमने देखा था कि डेटा वेयर हाउसेस क्या होते हैं, राइट। तो डेटा वेयर हाउसेस बेसिकली जहाँ हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, वो जगह होती है ना। तो फॉर एग्जाम्पल कल हमने लिया था कि पेन ड्राइव इट काइंड ऑफ अ डेटा वेयर हाउस। जैसे लोग जो शॉपकीपर्स हैं वो अपने गोडाउन में सामान रखते हैं, दैट इज ऑल्सो अ डेटा वेयर हाउस, राइट। तो ये डेटा वेयर हाउस होता है। नाउ विल गो ओवर स्टार स्कीमा। तो कल हम स्टार स्कीमा हमने स्टार्ट किया था, राइट, बट यहाँ तक हम कर नहीं पाए थे, तो आज हम दोबारा स्टार स्कीमा को लेते हैं, ठीक है। तो गिव मी 1 मिनट, ठीक है। तो स्टार स्कीमा में कल मैंने आपको बताया था कि बीच में सबसे पहले होता है हमारा फैक्ट, ठीक है, और इसके आजू बाजू में होते हैं हमारे डिम। डिम यानी डायमेंशंस, ठीक है। अब फैक्ट में बेसिकली क्या आता है, फैक्ट यानी किसी भी चीज का नंबर, राइट। तो जैसे एम्प्लॉयज के केस में हो गया एम्प्लॉय की ID, है ना, तो वो उनका फैक्ट हो गया। उनकी सैलरी, उनकी डिपार्टमेंट ID, तो ये सारा क्या होता है, ये फैक्ट में जाता है, ठीक है। कल और हमने एक कॉन्सेप्ट और बताया था, तो ये हमारा फैक्ट्स हो गए, राइट। अब डायमेंशंस में हमारा क्या आएगा, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने लिया डायमेंशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय, जब हम एक एज एन एम्प्लॉय जाते हैं तो हमारा क्या क्या हो सकता है, एम्प्लॉय ID, हमारा नेम, राइट, हमारी सैलरी, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, हमारा डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है।
तो ये सारा क्या है, ये एम्प्लॉय का डिटेल्स है ना। तो डिम टेबल में बेसिकली क्या सेव होता है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डिम ऑफ एम्प्लॉय या डायमेंशन टेबल ऑफ एम्प्लॉय में क्या स्टोर होगा, एम्प्लॉय का पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये एम्प्लॉय का एक डिस्क्रिप्शन ही हुआ। करेक्ट। अब मैंने दूसरा ले लिया, अब एक कंपनी में होता है हमारा डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट में क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का नेम, राइट, ये हो सकता है। डिपार्टमेंट का नेम और डिपार्टमेंट की आईडी बेसिकली होगी डिपार्टमेंट में। ठीक है, देन फिर उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ठीक है, हमने मैनेजर का डेटा अलग रखा हुआ है। ठीक है, तो डिम ऑफ मैनेजर में क्या हो सकता है, मैनेजर की आईडी, मैनेजर का नेम। ठीक है, वो कौन से डिपार्टमेंट से है, तो यहाँ पे भी हम उसकी डिपार्टमेंट आईडी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आ गया हमारा, अब हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लोकेशन। ठीक है, तो उसकी लोकेशन आईडी क्या हो गई, उसका कंप्लीट एड्रेस क्या है, किसी का भी सिटी क्या है उसकी, है ना। तो यहाँ अब हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन टेबल्स क्रिएट किए। सबसे पहले डायमेंशन टेबल हमने क्रिएट किया एम्प्लॉय का। ठीक है, जिसमें हमने एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स रखी। फिर हमने डायमेंशन टेबल क्रिएट किया डिपार्टमेंट का, जिसमें हमने डिपार्टमेंट की पूरी डिटेल्स रखी। उसके बाद हमने मैनेजर का एक टेबल, डायमेंशन टेबल बनाया। एंड सबसे आखिरी में हमने बनाया लोकेशन का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डायमेंशन टेबल्स। अब फैक्ट टेबल में क्या आएगा, फैक्ट टेबल में बेसिकली आएगा इन सब की आईडीज, इन सब के फैक्ट्स। ठीक है, तो एम्प्लॉय का डिफरेंशिएशन क्या होगी एम्प्लॉय आईडी से, डिपार्टमेंट कैसे डिफर करेगा डिपार्टमेंट आईडी से, मैनेजर भी मैनेजर आईडी से डिफर करेगा, और लोकेशन लोकेशन आईडी से डिफर करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। Ma'am, are you showing any screen or writing on any screen or not? या Are you writing on a screen? So that यस, is not visible, Tanya. ओके Yeah. ओके ओके, लेट मी So शेयर माय basically, it's स्क्रीन not अगेन। visible. It's only showing the PPT. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, लेट So मी अभी गो इसमें तो बैक confusion हो एंड, रहा था तभी. अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, लेट मी ओपन दैट एंड शेयर इट अगेन। Is it visible? No, Still ma'am. the PPT is visible. Only PPT is visible where it's written what is star schema is PPT. Okay, okay. Just give me 1 minute, okay? Let me open a notepad or something and try to share it. Give me a minute. Now is it visible? Or still the Still PPT? the PPT is visible. Probably Tanya, you'll have to stop the screen sharing and then you can start again. Yeah, I'll try. I'll try to stop once and share again.
Okay, I'll try to write in the screen only. Let me try. Okay. यहाँ पे आपको ये दिख रहा है बीच में, है ना, कि ये हमारा फैक्ट टेबल है, करेक्ट? ये दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है मैं जो पेन चला रही हूँ? I can only see the slide deck. Yeah, there's no writing on You the can't screen. see my pen moving? No. No. Okay, okay, I guess there's a problem. Okay, let me stop sharing my screen and try to share it again. Yeah. I guess that can resolve our issue. Let me try that. Yeah. Now is my pen moving visible to everyone? Yes. Yes. It is visible now. Yes. Okay, okay, fine. Let me try to now open the screen in which I was writing and let me know if that is also visible to everyone. Now, is this screen also visible? The written screen? The No? star schema screen is visible. Yes. Okay, okay, no problem. I'll again go to the presentation part only. Okay, let me first rub this. Okay, now we can try to take it from here only. तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये एक स्टार के फॉर्म में बना हुआ है, राइट? ये एक स्टार बना हुआ दिख रहा है सबको? Yes. यहाँ yeah. पे बीच में आपका दिख रहा है फैक्ट, राइट? अब आपको मेरा पेन मूव होते हुए दिख रहा है? Yes. ओके, ठीक है। तो ये हमारा फैक्ट है। इसके साथ हमारा यहाँ पे देखो ये डिम टेबल्स लिखा हुआ है, राइट? ये हमारा एक डिम टेबल है, ये ऊपर हमारा ये एक हमारा डिम टेबल है, एक ये हमारा डिम टेबल है, ये डिम टेबल है और ये भी हमारा डिम टेबल। अब डिम टेबल बेसिकली क्या होते हैं? डिम टेबल होते हैं डायमेंशन टेबल्स, ठीक है? अभी जैसे आप सबसे ऊपर वाला ये वाला टेबल देखोगे, ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट की लिखा है और प्रोडक्ट अल्टरनेटिव की लिखा है ना, और यहाँ क्या लिखा है? डिम ऑफ प्रोडक्ट। तो डिम ऑफ प्रोडक्ट यानी डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें हमारा सारा क्या डेटा रहेगा? इसमें हमारा सारा डेटा रहेगा प्रोडक्ट का। अब चलो इसको हम अगर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं, हम इसमें लिखते हैं डिम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है? तो एम्प्लॉय में हमारा क्या क्या डेटा होगा? हमारा होगा एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और उसकी सैलरी भी हो सकती है, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा डिम ऑफ एम्प्लॉय यानी डायमेंशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें हमारा एम्प्लॉय का डेटा रहेगा। आया समझ में? Yeah. Yes. ओके, देन हम दूसरा ले लेते हैं डिम ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है? इसमें हमारा क्या रहेगा? हमारी डिपार्टमेंट आईडी होगी। जैसे अब हमारे ऑफिस में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एनालिटिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कोई ना कोई आईडी होगी। जैसे एचआर को मान लो आईडी दे दी गई 1, फाइनेंस को 2, सेल्स को 3, मार्केटिंग को 4, इंजीनियरिंग को 5, है ना? तो ऐसे से सब डिपार्टमेंट्स की अलग अलग आईडी होती है। तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट आईडी। देन हमारा डिपार्टमेंट का नेम होगा, ठीक है? तो ये दो फैक्टर्स होंगे हमारे डिपार्टमेंट टेबल में। समझ आ रहा है ना सबको? Right. Yes. ओके, yes. देन So हमने dims are sorry Tanya. Dims are just like tables, right? For yeah, dims are the dimensions dimensions. of that particular table. So dim Okay. of employee यानी डायमेंशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय का डिस्क्रिप्शन सेव होगा, राइट? Okay. एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन यू कैन से सेव होगी, Okay. ठीक है? तो सेम वे हम बोलेंगे डिम ऑफ मैनेजर, जिसमें हमने सेव की है मैनेजर की आईडी,
देन हमने इसमें डिपार्टमेंट की भी आईडी सेव कर दी एंड हमने मैनेजर का नेम सेव कर दिया। ठीक है, तो ये सारा डेटा हमने इसमें सेव कर दिया। देन हम लास्ट में ले लेते हैं, लेट्स से डिम ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन में आ जाएगी हमारी लोकेशन आईडी, फिर हमारा स्ट्रीट क्या है, सिटी, कंट्री, राइट। तो ये सारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए डायमेंशन टेबल्स। अब इसमें आप सब जगह देखो, सब जगह अगर आप एम्प्लॉय जाओगे तो आपको एम्प्लॉय आईडी दिखेगी, करेक्ट। Right. डिपार्टमेंट में आपको डिपार्टमेंट आईडी दिख रही Mm-hmm. है ना। मैनेजर में आपको मैनेजर आईडी दिख रही है और लोकेशन में लोकेशन आईडी दिख रही है। तो मैम ये लोकेशन ऑफ एम्प्लॉय एड्रेस और ऑफिस लोकेशन, एड्रेस, एम्प्लॉय का एड्रेस। जो एम्प्लॉयज उनके एड्रेस, ओके। हम्म, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा एक एम्प्लॉय का ही डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, है ना, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सारी जो आईडीज हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, ये सारी आईडीज जो हैं, इसका कॉन्सेप्ट कहलाता है प्राइमरी की। ठीक है, तो ये सारी जो हमारी आईडीज हैं, ये हमारी क्या है, प्राइमरी की। ठीक है, अब प्राइमरी की बेसिकली क्या होती है, जब भी आप अपने ऑफिस में जाते हो आपको एक एम्प्लॉय आईडी दी जाती है टू आइडेंटिफाई यू एज एन एम्प्लॉय फॉर द XYZ कंपनी, राइट। यस मैम। Yeah. यस राइट। और सबकी प्राइमरी सबकी जो एम्प्लॉय आईडी होती है वो अलग अलग होती है। यस लाइक जो रजत की एम्प्लॉय आईडी होगी वो विकास की नहीं हो सकती, विकास की कुछ और होगी। देन विकास की जो है वो विप्लव की नहीं हो सकती, उसके लिए कुछ और होगी। तो आप सबको एक अलग अलग स्पेसिफिक एम्प्लॉय आईडी दी गई होगी, है ना। Right. यस है ना, तो फॉर एग्जाम्पल रजत के लिए हमने दे दी RA123, फिर विकास के लिए हमने दे दी VI123, देन विप्लव के लिए हमने दे दी VP456, राइट। तो सबके लिए हमने एक अलग अलग एम्प्लॉय आईडी दी है ना। तो वो क्या कहलाता है, यूनिक वैल्यू, है ना। हमने सबको एक एक यूनिक वैल्यू असाइन की है, ठीक है, राइट। राइट। Yeah, correct. और ऑफिस में कोई एक एम्प्लॉय होगा क्या जिसको एम्प्लॉय आईडी ही नहीं मिलेगी, ऐसा कोई एम्प्लॉय हो सकता है क्या, नो। नहीं हो सकता, राइट। तो इसका मतलब एम्प्लॉय आईडी हमारी नल नहीं हो सकती, खाली नहीं हो सकती, है ना। Right. तो मतलब एम्प्लॉय आईडी ना हमारी खाली हो सकती है ना हमारी डुप्लीकेट हो सकती है, करेक्ट। वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा है प्राइमरी की। सो प्राइमरी की कैन नॉट बी नल और डुप्लीकेट, इट हैज टू बी यूनिक। ठीक है, समझ में आया प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। Yeah. यस Yes. प्राइमरी की बेसिकली होती है टू आइडेंटिफाई समवन, है ना। अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे को ना ऑफिस में ढेर सारे एम्प्लॉयज हैं, है ना। अब मुझे कुछ एम्प्लॉयज का ना एक फंक्शन क्रिएट करना है, मतलब कोई एक गेट टुगेदर है, लेकिन सिर्फ उतने ही एम्प्लॉयज जो पहले 100 ज्वाइन किए हैं। अब आप नाम से तो सर्च नहीं करोगे फर्स्ट 100 को, करेक्ट। कैसे सर्च करोगे, उनकी एम्प्लॉय आईडी से। तो जो पहले आया होगा, जो एम्प्लॉय फर्स्ट होगा उसकी फर्स्ट होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एम्प्लॉय आईडी ऐसी दी जाती है ना। जो जिस नंबर पे आप वो कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको उसी नंबर के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय आईडी असाइन कर दी जाती है। तो अब अगर मुझे ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगी, मैं एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ही जाके फर्स्ट 100 ज्वाइनीज ऑफ द कंपनी को ढूंढ के ला सकती हूँ, है ना। इसीलिए हम यहाँ यस पे यूनिक रखते हैं इन वैल्यूज को, ताकि हमें कल कोई फिल्टर लगाना हो तो हम इनके बेसिस पे यूनिक वैल्यूज निकाल सकें। ठीक है, आया समझ में।
सो मैम बेसिकली जो एम्प्लॉयज आईडी ये रिकॉर्ड्स ये तो सब एक्सेल शीट पे ही मतलब अवेलेबल रहते हैं सारे इनके, जो एम्प्लॉयज के होते हैं यस। हम्म। तो इनके जैसे यूनिक आप बता रहे जैसे फर्स्ट 100 जो ज्वाइन करेंगे तो उनको बेसिकली जो यूनिक आईडी उनके नाम के अलावा वैसे 001 करते हैं, 002 ऐसे करते स्टार्ट करते तब, या फिर कोई ऐसे ही रैंडमली कुछ भी अपना करते हैं, जैसे जिसने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए तो 001, 002, हम्म 003 इस बेसिस पे करते हैं, या फिर मतलब अपना रैंडमली कुछ भी? देखो, सारी कंपनीज अपने हिसाब से रखती हैं, राइट। अब जैसे कुछ कंपनी अपने कंपनी के इनिशियल्स के साथ रखती हैं एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी, है हम्म। ना। कुछ कंपनीज इनिशियल्स नहीं रखती, डायरेक्ट नंबर रखती हैं। तो सबका एक अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, कि वो कैसे रख रही है ओके। सब कंपनी का। बट हम्म। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपकी एम्प्लॉय आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी, है ना। या मान लो आपने आज कोई एक कंपनी छोड़ दी, आप काम कर, जैसे मैं अमेजोन में काम करती थी, मैंने अमेजोन छोड़ दी। मेरी अमेजोन में आईडी फॉर एग्जांपल थी AZ543, ठीक है। तो अब मैंने ओके। तो छोड़ दी, लेकिन मेरे बाद जो ज्वाइन करेगा उसको उन लोग 543 नहीं देंगे एम्प्लॉय आईडी, है ना। ओके। अब मान लो वहां पे या 1200 एम्प्लॉयज हैं, तो अब उसको जो एम्प्लॉय आईडी मिलेगी वो मिलेगी AZ2001। तो ठीक यही है। मेरा सर मैम कॉन्सेप्ट था कि मतलब जो हाँ, जिस सीक्वेंस के हिसाब से ज्वाइन करते हैं उन्हीं सीक्वेंस को फिर करेक्ट वो मेंशन करते हैं उसमें एम्प्लॉय आईडी करेक्ट में। करेक्ट करेक्ट। यस यस। ठीक है। तो यही है। अब प्राइमरी की मैंने आपको बताया कि प्राइमरी की हम क्यों यूज करते हैं। बेसिकली हम प्राइमरी की टेबल्स में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें कोई दो टेबल्स के बीच का रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक मैनेजर टेबल है, ठीक है, करेक्ट, Right. और एक हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है। अब मैंने ये बोला कि मेरे को सिर्फ उतने ही एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जिनकी डेजिग्नेशन मैनेजर हो। तो अब मुझे ये दोनों टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप बिठाना पड़ेगा, Mm-hmm. है ना। इन दोनों टेबल्स के बीच से ही मैं वो डेटा ला सकती हूँ। मुझे मैनेजर आईडी यहाँ से मिलेगी एंड मुझे एम्प्लॉय का पूरा डिटेल यहाँ से मिलेगा, ठीक है। Right. तो इन दोनों के बीच में मुझे एक रिलेशनशिप बिठानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसकी प्राइमरी की क्या है, एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे इसकी प्राइमरी की क्या है, मैनेजर आईडी। अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी भी आपकी आएगी, ठीक है। तो अब जब मुझे इन दोनों टेबल्स के बीच में कोई एक रिलेशनशिप बिठाना है, तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय डायमेंशन की जो एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पे मेरी एज अ प्राइमरी की एक्ट करेगी, ठीक है। Okay. लेकिन यहाँ पे आके वो मेरी एज अ फॉरेन की एक्ट करेगी। क्या क्या एक्ट करेगी, फॉरेन की, ठीक है। वो यहाँ पे फॉरेन की क्यों एक्ट करेगी, क्योंकि ये टेबल का नाम क्या है, मैनेजर टेबल Manager. है, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर की अपनी एक आईडी है, तो इस टेबल की प्राइमरी की तो ऑलरेडी एक है ना, मैनेजर आईडी। हम ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, इन दोनों टेबल्स के बीच का रिलेशनशिप देखने के लिए, ठीक है। बेसिकली दो टेबल्स को कंपेयर करने के लिए करेक्ट उनके बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप हम, करेक्ट करेक्ट। तो कॉमन रिलेशनशिप रादर हम यूज हाँ, करें। कॉमन रिलेशनशिप, करेक्ट। तो अब इन दोनों के बीच का कॉमन रिलेशनशिप मेरा क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। मैम यहाँ बेसिकली एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है उसमें, हाँ, बेसिकली कोई भी एक ही टेबल में? प्राइमरी की होती है, लेकिन एक प्राइमरी की भी मैंडेटरी होती है, ठीक है। आप एक, कई बार एक से ज्यादा प्राइमरी की भी हो सकती है, दैट इज अप टू द टेबल। बट वन ओके। प्राइमरी की इन एवरी टेबल इज मैंडेट। नहीं तो आप फिर रिलेशनशिप बिल्ड ही कैसे करोगे उसका दूसरे टेबल से, या डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं फैक्ट टेबल पे। तो फैक्ट टेबल पे हर एक टेबल की प्राइमरी की स्टोर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या स्टोर होएगा, यहाँ पे हमारे केस में होगी हमारी एम्प्लॉय आईडी, हमारी मैनेजर आईडी, देन हमारी डिपार्टमेंट आईडी, एंड देन हमारी लोकेशन आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे ये सारी हमारी प्राइमरी की स्टोर हो गई। अब मुझे अगर पता करना है कि ये जो एम्प्लॉय है, मान लो एम्प्लॉय ABC, ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी है ABC, ये है मैं दे देती हूँ चलो कौशल की, ये कौशल की एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। अब मैंने पूछा कौशल का लोकेशन क्या है, कौशल कहाँ रहता है, तो वो मुझे कहाँ से मिलेगा, वो मुझे मिलेगा लोकेशन टेबल से, करेक्ट। Yes. यस। तो यहाँ पे जो ये हमारी सारी आईडीज यहाँ पे स्टोर हुई हैं फैक्ट टेबल पे, वो क्या करेंगी, हमें ये सारे टेबल्स के बीच का रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प, ठीक है। इसलिए ये स्टार के फॉर्म में देखो, ये जो हमारा फैक्ट टेबल है वो हमारा एम्प्लॉय टेबल से भी जुड़ा होगा, हमारा फैक्ट टेबल जो है वो हमारा डिपार्टमेंट टेबल से भी जुड़ा है, हमारा मैनेजर टेबल से भी जुड़ा है, लोकेशन टेबल से भी जुड़ा है, ठीक है। तो फैक्ट टेबल हमारा सारे टेबल से जुड़ा है और ये इन सबका रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो अब सब ताने क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फैक्ट टेबल है, हम्म, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी की ऑफ ऑल द डिम यस, टेबल्स? यस, यू कैन, यस इट इज एक्चुअली, या। तो अब मैं एक बार इसको इरेज करती हूँ एंड देन विल टेक इट अगेन। ओके, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा हो गया एम्प्लॉय आईडी, देन हो गया हमारा डिपार्टमेंट आईडी, देन हमारा मैनेजर आईडी, हमारी लोकेशन, ठीक है। एंड कोई भी एक टेबल अगर हम और ले लें तो चलो हम एक सैलरी टेबल और ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारे 5 टेबल्स हैं, इन पांचों टेबल्स में डेटा किसका सेव है, एम्प्लॉय का डेटा, एक कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा सेव्ड है, राइट। यस। और यहाँ पे हमारे फैक्ट में सबकी प्राइमरी आईडी स्टोर्ड है। तो जब भी हमें इनमें से किसी के भी बीच का रिलेशनशिप निकालना है तो उसके लिए हमें जो हेल्प करता है वो करता है हमारा फैक्ट टेबल। एंड क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है इसीलिए ये एक स्टार के फॉर्म में बनता है, ठीक है। आपको यहाँ स्टार दिख रहा है, ये एक स्टार बना हुआ है, करेक्ट। यस। क्योंकि बीच का जो चीज है उससे ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसे एक स्टार ही हो, इट्स लाइक दिस इज योर मिड, ये है, फिर आपका इधर पे है, इधर पे है, ये है, तो आपका ऐसे ये सारे डेटा से कनेक्टेड रहता है, करेक्ट। सो इट्स अ सेंटर फैक्ट टेबल एंड दिस ऑल आर योर डायमेंशन टेबल्स, So ओके। basically, it is very similar to the mathematical concept of, subset and set we used to, you know, um, इसमें तीन तीन मतलब सर्कल्स बनाते थे, इसमें मतलब कॉमन होता है, मतलब तीनों में क्या कॉमन है एंड हम्म, टू में क्या कॉमन है, मतलब वैसे हम करते थे ना सेट एंड जो आप सबसेट सेट वाला। और वो बोल रहे हो उसका कॉन्सेप्ट हमारा आएगा जब हम पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्ट, ओके ओके। राइट। वो भी हमारा आगे कॉन्सेप्ट है, जब हम यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑल क्या होती है, इंटरसेक्ट क्या होती है, उस ओके। केस में हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे, आप ये कह रहे हो। ये हाँ नहीं, मुझे हमारा लगा ये एक भी थोड़ा। डेटाबेस है ए, हमारा ये दूसरा डेटाबेस है बी, है ओके ना। ओके। अब इन दोनों के बीच का ये हमको अगर कॉमन वैल्यू निकालनी है तो ये हमारी कॉमन वैल्यू है, तो एक में हम इंटरसेक्ट करते हैं। अगर हमें चाहिए कि ये है, ये ए है, ये बी है, हमें सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, हमें ये कॉमन चाहिए ही नहीं। एक में हमें चाहिए कि ए बी दोनों की वैल्यू चाहिए लेकिन कॉमन वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो हम कैसे नहीं वो निकालेंगे। ठीक है, वो ठीक है, वो मैं यही बोल रहा था, जैसे इसमें हम्म, फैक्ट का टेबल है ना, जैसे इसमें सब में हम्म, प्राइमरी की स्टोर्ड है, तो वो हम्म, मतलब सब का मतलब एक सब में कॉमन यही है कि मतलब ये करेक्ट, सेट सेट ये इंटरसेक्ट वाला कह सकते हैं इसको। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। ओके। तो अब हम पढ़ते हैं, मैं वापस जाती हूँ स्क्रीन में एंड देन अब हम
इसको एक बार एज अ थ्योरेटिकली समझते हैं कि ये क्या है। So star schema is a simple and intuitive way to organize data in a data warehouse. ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल वे है डेटा को डेटा वेयरहाउस में स्टोर करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर फैक्ट टेबल सराउंडेड बाय डायमेंशन टेबल्स। जैसे हमने बात की कि बीच में एक फैक्ट टेबल है एंड उसके आजू बाजू सारे डायमेंशन टेबल्स हैं। फैक्ट टेबल रिकॉर्ड मेजरेबल बिजनेस इवेंट्स लाइक सेल्स और ट्रांजैक्शंस। अगर हमारी कोई सेल हुई है तो हम यहाँ पे अपनी सेल्स की वैल्यू डालते हैं, है ना। अगर हम कुछ और इवेंट्स हैं, हमारे केसेस में हमने सारी एम्प्लॉयज की आईडीज डाली थी, ठीक है, सारी हमने प्राइमरी कीज डाली थी, यहाँ पे वही है। देन उसके बाद हमने क्या किया, डायमेंशन टेबल प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू द डेटा सच एज प्रोडक्ट, कस्टमर और टाइम, है ना। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या था, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, मैनेजर, उसकी लोकेशन, हमारे केसेस में हमने इससे देखी थी। स्टार स्कीमा फैसिलिटेट्स efficient querying एंड रिपोर्टिंग सपोर्टिंग बिजनेस एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये सारे टेबल्स जो हैं वो आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में ज्वाइन करते हैं, कुछ रिलेशनशिप इनके बीच में बिल्टअप होता है, राइट। तो इसकी वजह से जब हमें कोई कुछ सर्च करना है, कुछ एनालाइज करना है या हमें कोई डेटा रिट्रीव करना है तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। एंड इट्स वाइडली यूज इन डेटा वेयरहाउसिंग फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड परफॉर्मेंस बेनिफिट्स। ठीक है, तो जैसे परफॉर्मेंस बेनिफिट क्या होगा कि क्योंकि इसमें सब में वही की रिलेशनशिप है तो हम क्वेरी बहुत इजीली लिख सकते हैं। और ये सारे टेबल्स का डेटा आपस में निकालने के लिए एक जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है हमारा जॉइंस, राइट। अगर मुझे ये दोनों टेबल के बीच में कुछ डेटा निकालना है तो यहाँ हम यूज करते हैं जॉइंस का, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक टेबल हो गया, ये दूसरा टेबल हो गया, इसमें से हमें कुछ एक कॉमन वैल्यू चाहिए और एक हमें रिजल्ट में चाहिए अपनी। ठीक है, रिजल्ट टेबल पे चाहिए, तो इसको निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे जॉइंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जॉइंस का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं लाइक OLTP, ओलैप के बीच का डिफरेंस, देन स्टार स्कीमा क्या होता है, स्नोफ्लेक्स स्कीमा क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देन जॉइंस, तो आप ये मान के चलो कि डेटा इंजीनियरिंग में ऐसा आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें आपका सीक्वल के बारे में कोई एक क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, सीक्वल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, जो भी है इसमें आपका सीक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं जो भी बताऊंगी, ठीक है, एंड डे टू डे प्रैक्टिस करना है इसको। फाइन, तो ये था हमारा स्टार स्कीमा। अब हम बढ़ते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा में। तो स्नोफ्लेक स्कीमा इज नथिंग बट जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ स्टार स्कीमा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो बीच में आपको फैक्ट दिख रहा है, ये बीच में फैक्ट टेबल है, यहाँ पे ये चार आपके डायमेंशन टेबल्स हैं, ये आपका कस्टमर है, ये आपका स्टोर है, ये टाइम डायमेंशन है और ये प्रोडक्ट डायमेंशन है। करेक्ट, दिख रहा है यस यस। जैसा Yes, yes. ये। अगर आप साइड के 4 ब्लॉक्सेस को छोड़ दो तो जिसमें सिर्फ डेटा लिखा है, ये चार, ये इतना अगर आप देखोगे तो ये हमारा स्टार स्कीमा है जो अभी हमने पढ़ा था। करेक्ट, Right, right. तो स्टार स्नोफ्लेक स्कीमा इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ स्टार स्कीमा। अब यहाँ पे एक्सटेंशन क्यों हुआ, यहाँ पे लिखा है टाइम, टाइम डायमेंशन, राइट। अब यहाँ पे अगर ये मान लो सेल्स का डेटा है, अगर ये सेल्स टेबल है हमारा, है ना, तो यहाँ पे जो हमारा टाइम डायमेंशन में डेटा होगा वो हो सकता है हमारा क्वार्टरली सेव्ड हो, Q1, Q2, Q3, Q4, इसके अकॉर्डिंग हमारा सेव्ड हो, राइट। बट अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये
पूरे एक क्वार्टर को ब्रेक करना है, मुझे ये क्वार्टर का एक सेपरेट टेबल चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, इस टाइम डायमेंशन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ लिख दिया, ये है मेरा Q1 क्वार्टर 1 का टेबल, ये है मेरा क्वार्टर 2 का टेबल, मेरा क्वार्टर 3 का टेबल और मेरे क्वार्टर 4 का टेबल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस एक पर्टिकुलर टेबल का ये जो कॉलम था, है ना, इसको मैंने 4 अलग अलग टेबल्स में स्प्लिट कर दिया। आया समझ में? Yes. किसी को कोई डाउट? यस, नो? Can you repeat again once again? श्योर। यहाँ मैं एक बार इसको रब करके फिर से बना देती हूँ। तो ये जो हमारा टाइम डायमेंशन है ना, इसमें हमारी जो सेल्स होगी वो हमारी क्वार्टरली वाइज सेव्ड है। Q1 एक क्वार्टर है हमारा, Q2 एक क्वार्टर है, Q3 एक क्वार्टर है और Q4 एक क्वार्टर है। ठीक है, राइट? अब ये एक ही टेबल में ये सारे क्वार्टर का डेटा है। अब मुझे क्या चाहिए, हर एक क्वार्टर का एक सेपरेट टेबल चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस टाइम डायमेंशन के डेटा को मैंने 4 अलग अलग टेबल पे तोड़ दिया। एक बना दिया मैंने Q1, एक बना दिया मैंने Q2, एक बना दिया मैंने Q3 और एक बना दिया मैंने Q4। ठीक है, इसको और इजी वे में मैं आपको प्रोडक्ट के एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, अब प्रोडक्ट में हम ले लेते हैं, क्या प्रोडक्ट ले बताओ? चलो हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये है हमारा फ्रूट्स ले लैपटॉप ले लेते लो। हैं। अच्छा वैसे, अच्छा ओके। चलो लैपटॉप ले लेते हैं। ओके ठीक है। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे लैपटॉप ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो लैपटॉप के बेसिस पे है ना। हमारे पास यहाँ सोनी का भी लैपटॉप हो सकता है, हमारे पास यहाँ लेनोवो का भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ डेल का भी लैपटॉप हो सकता है, एचपी का भी लैपटॉप हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ मल्टी ब्रांड्स के लैपटॉप हैं। ठीक है, करेक्ट? Yeah, correct. तो अभी प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर लैपटॉप में भी हमारे पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं, पर ये अभी एक ही टेबल में है ये सारा डिटेल मेरे पास। ठीक है, करेक्ट? यस। अब मेरे पास मान लो मेरी शॉप है क्रोमा में, मेरी क्रोमा है। ठीक है, अब क्रोमा में ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अब मेरे पास एक दिन सोनी वाला आया, कह रहा है मेरे को अपना अलग टेबल चाहिए, मेरे को अपना हर महीने का डेटा देखना है। लेनोवो वाला कह रहा है मुझे अपना हर महीने का डेटा देखना है कि आपके यहाँ मेरे कितने लैपटॉप्स बिकते हैं। डेल वाले ने भी सेम चीज मांगी और एचपी वाले ने भी सेम चीज मांगी। ठीक है, अब क्रोमा वाला ये एक जो है ये प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल जो इसने बना रखी है ना, ये सबको तो नहीं बांट दे सकता क्योंकि इसमें ये सारे इंफॉर्मेशन है। तो अगर ये सोनी वाले को ये टेबल देता है तो वो लेनोवो डेल और एचपी तीनों की सेल्स देख सकता है। सेम गोज विद अदर 3 ऑल्सो, राइट? यस। तो अब इस केस में क्रोमा वाले को क्या करना पड़ेगा, उसको 4 अलग अलग टेबल्स बनाने पड़ेंगे, है ना। उसने एक टेबल बना दिया सोनी का, एक उसने बना दिया एचपी का, फिर एक उसने बना दिया लेनोवो का और एक उसने बना दिया डेल का। ठीक है, अब उसने क्या किया, सोनी वाले को उसका टेबल दे दिया, एचपी वाले को उसका टेबल दे दिया, लेनोवो वाले का उसको दे दिया और डेल वाले का डेल वाले को दे दिया। आया समझ? Yes, individual views उन्होंने provide करा दिए उनको। करेक्ट, तो हमने सोनी को सोनी का बना के दे दिया, एचपी को एचपी का दे दिया, लेनोवो को उनका दे दिया और डेल को उनका दे दिया। तो हमने क्या किया कि जो ये हमारा लैपटॉप था, है ना, लैपटॉप का जो डेटा हमारा ये डायमेंशन टेबल पे था उसको हमने 4 अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करके चारों को अपना अपना डेटा प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, आया समझ में? यस। राइट।
तो हमने क्या किया कि ये जो हमारा स्टार स्कीमा था, जो हमने अपने लिए स्टार स्कीमा बना रखा था, अब हमने उसको और फर्दर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, करेक्ट। Correct. कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्योंकि ये मैम बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट जैसे कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस में आपने स्टार स्कीमा बताया था, जैसे उसमें आपने हम्म। लोकेशन बताया था, तो हम उसको हम्म। अगर हम फर्दर ब्रेक करना चाहें तो हम्म। हम रीजन के बेसिस पे ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, आप रीजन के बेसिस पे ब्रेक कर दो, है ना। जिससे एंड मान लो ये यहाँ पे लोकेशन है, ठीक है। हम्म तो लोकेशन में अभी यहाँ पे सिर्फ सिटी लिखी है। अब मुझे चाहिए कि हम्म, यार नॉर्थ लोकेशन में कितनी मेरी सेल्स हो रही है, मेरी साउथ में कितनी सेल्स हो रही है, मेरी ईस्ट में कितनी सेल्स हो रही है, मेरी वेस्ट में कितनी सेल्स हो रही है, राइट। तो नॉर्थ जोन की जितनी सिटीज हैं वो मैंने नॉर्थ के अंदर डाल दी, साउथ में उसकी सिटीज डाल दी, वेस्ट में उसकी डाल, ईस्ट में उसकी डाल दी और वेस्ट में उसकी डाल दी, राइट। तो अब जब मेरे को जोन वाइज सेल्स चाहिए तो मैंने इस लोकेशन को और फर्दर डिवाइड करके उससे मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो बेसिकली वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम स्टार स्कीमा टू स्नोफ्लेक। करेक्ट, करेक्ट। सो So can स्नोफ्लेक you ma'am please स्कीमा show the इज, previous slide of star schema so that we can understand more? It all depends on the complexity of the problem statement actually, like what the client is expecting from you, how deep dive he want data to be analyzed. In cases of big data, majorly Snowflake is preferred, and otherwise, mainly star schema is the only thing which we all work on daily basis. Snowflake is for more extended complexity, basically. To get the more deep down data, or करेक्ट। to Yes, get it more yes, yes. structured, you can say. हम्म। हाँ, yeah. स्नोफ्लेक्स बेसिकली वही यूज होता है जहाँ पे आपको, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक फार्मा कंपनी है, राइट, उन्होंने अपनी ब्रांचेस जो है वो मल्टीपल जगह पे खोल रखी है ना। Hmm. उन्होंने मल्टीपल लोकेशंस में अपनी ब्रांचेस खोल रखी है, उनकी दिल्ली में भी है, उनके गुड़गांव में भी है, देन उनकी साउथ दिल्ली में है, वेस्ट दिल्ली में है ना। तो दिल्ली को ही उन्होंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली। ठीक है, चार पार्ट में उन्होंने दिल्ली को ही Yes, डिवाइड कर दिया। अब yes, उनको yes. ये देखना है कि दिल्ली में जो उनका प्रोडक्ट है वो किस जोन में सबसे ज्यादा बिक रहा है ना। या मान लो आप जैसे क्रोसिन हो गई, ठीक है, या पैरासिटामोल है। अब Hmm. पैरासिटामोल कौन सी लोकेशन में सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रही है, तो उनको Hmm. पैरासिटामोल का स्टॉक उस लोकेशन में सबसे ज्यादा रखना पड़ेगा, Yes. राइट। इस केस में वो क्या डिमांड करते हैं, वो स्नोफ्लेक स्कीमा डिमांड करते हैं, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट है ना, उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है। ठीक है। Okay. तो जब तो भी कोई स्टार स्कीमा क्लाइंट, में कौन सी रिक्वायरमेंट आती है मैम? जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है ना, तो स्टार स्कीमा में किस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है जब हम यूज करते हैं उसे? So, बेसिकली जो हमारे, हाँ, आशुतोष, वुड यू लाइक टू टेक इट। sure. So, see, Snowflake में they need to deep dive into shop level, stores level. तो उसके लिए they need to, because if you are joining same table again and you are deep diving, मतलब उसमें और ज्यादा आपको अंदर अंदर की डिटेल्स चाहिए, आपके क्वेश्चन हमेशा वहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करते हो, उस टेबल को ब्रेक डाउन कर देते हो। अब वो कह रहे हैं कि मेरे किस स्टोर में से ज्यादा अच्छी सेल आ रही है, मेरे को उसको रिवॉर्ड भी करना है। तो what they'll do, they'll break down area into zones, then they'll break down zones into or more regions, and then break down into store level. तो वो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर है कि उनको किस लेवल पे आंसर चाहिए। अब जैसे हम एम्प्लॉय की बात करते हैं, हमें तो बस इतना ही जानना है कि हमारे कितने एम्प्लॉयज क्या सैलरी पे हैं और कौन से मैनेजर्स हैं। जब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट छोटी है ना, मतलब हमारे पास डेटा मान लो ठीक है, 100 MB का है, जितना भी है, 1000 10,000 एम्प्लॉयज का है। स्टार स्कीमा से हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो रहा है कि हमारी कितनी सैलरी जा रही है मंथली बेसिस पे है, और कौन सा एम्प्लॉय का प्रमोशन देना है। तो वो दिस विल नॉट टेक मचर डीप डाइव, ये हम रिलेशनशिप बना बना के सॉल्व कर सकते हैं। बट जब हमारी बात आती है एनालिसिस की, कि हमें बहुत एनालिसिस चाहिए, हमें देखना है कि क्या स्टॉक खत्म हो रहा है, कौन सी दुकान से खत्म हो रहा है, और किसने बहुत ज्यादा सेल कर दी, और कौन सी दुकान से सेल हुई है, उस बंदे को रिवॉर्ड करना है। तो उस क्वेश्चन के लिए हमें और डीप डाइव करना पड़ता है अंदर।
अब ये सारे डीप डाइव करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपको उस डायमेंशन को ज्यादा ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है, तो आप उस डायमेंशन के दो दो टुकड़े या चार टुकड़े कर दो। समझ रहे हैं ओके। बात को? ओके। हाँ, तो इस तो वो केसेस में बेसिकली ट्रांसफॉर्म इनटू स्नोफ्लेक। हाँ, देन करेक्ट। फिर स्नोफ्लेक स्कीमा प्रेफर्ड होता है कि उसको यूज किया जाता है। तब एक डायमेंशन फैक्ट, जो जो डायमेंशन होती है वो फैक्ट की तरह एक्ट करने लग जाती है। बट फॉर द मेन फैक्ट इट इज स्टिल अ डायमेंशन, बट वो जो उसकी एक्सटेंडेड डायमेंशन होगी उनके लिए वो फैक्ट बन जाता है। हाँ, फिर वो समझ रहे हो यूनिक बात? हो जाते हैं सर। फिर वो ज्यादा जब डीप डाउन ज्यादा ब्रेकिंग होता है फिर वो यूनिक ही बन जाते हैं। नहीं, यूनिक और प्राइमरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। उसको आप जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तब बहुत ओके। अच्छे से समझोगे। ओके सर। प्रैक्टिकल शायद इस सेशन में मुश्किल होगा, बट विल ट्राई। ओके सर। हम्म, आज मैं आप लोगों को डाउनलोड बता दूंगी कि कैसे करते हैं, है ना, माई सीक्वल। तो आप सब उसको डाउनलोड कर लेना एंड फिर नेक्स्ट क्लासेस से हम जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चालू करेंगे। तो एज आशुतोष राइटली सेड कि सीक्वल जो है इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल, है ना। तो जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे तो आपके और सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि स्नोफ्लेक स्कीमा का एक बार हम ये देख लेते हैं। सो व्हाट इज स्नोफ्लेक स्कीमा? स्नोफ्लेक स्कीमा इज अ डेटा मॉडलिंग टेक्निक यूज इन डेटा वेयरहाउसिंग। ठीक है, तो डेटा वेयरहाउसिंग में हमारी दो टेक्निक यूज होती है, एक है हमारी स्टार स्कीमा, दूसरी है हमारी स्नोफ्लेक स्कीमा। It's an extension of the star schema with additional normalization of dimension tables. ठीक है, normalization is nothing but हमने जो उसको जैसे प्रोडक्ट टेबल का जो लैपटॉप था उसको हमने कंपनी वाइज डिवाइड कर दिया था, है ना, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया था। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, dimension tables are further split into multiple tables reducing redundancy। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है, कई बार इंटरव्यूअर्स कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि व्हाट इज स्नोफ्लेक स्कीमा। ठीक है, आपने जैसी स्नोफ्लेक स्कीमा बताया तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं, कैन अ फैक्ट टेबल ऑल्सो बी डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड? तो इसका आंसर है नो, है ना। हम फैक्ट टेबल को कभी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सेंटर है। ठीक है, तो हम सेंटर को नहीं हिला सकते, हम सिर्फ डायमेंशन टेबल को ही फर्दर डिवाइड करते हैं। क्योंकि फैक्ट टेबल में तो सिर्फ फैक्ट्स हैं, सिर्फ वैल्यूज हैं, कोई डिस्क्रिप्शन तो है ही नहीं किसी चीज की। तो उसको अगर हम फर्दर डिवाइड भी कर दे तो इट डजंट मेक सेंस, है ना। बट डायमेंशन टेबल में उस प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए हम कभी भी डायमेंशन टेबल्स को ही स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, कई बार इंटरव्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो स्नोफ्लेक स्कीमा सपोर्ट्स मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डायमेंशंस। तो सपोर्ट मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मतलब जैसे अभी हमने फार्मास्यूटिकल का ही बात किया कि पैरासिटामोल किस जोन में सबसे ज्यादा बिक रही है, तो हमें उस जोन में उसकी कंजम्पशन या उसका स्टॉक ज्यादा रखना है। तो वही सेम चीज है कि इस चीज में वो हेल्प करता है। अगर हमें ये आउटपुट लेना है तो उसमें हमें स्नोफ्लेक स्कीमा हेल्प करेगा। While it offers benefits in terms of storage efficiency, it can complicate queries compared to star schema. करेक्ट, अब इसमें क्वेरीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। क्यों कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्टार स्कीमा में जब हम जाएंगे, है ना, तो जब हमें इन सब के बीच का रिलेशनशिप निकालना है, अगर मुझे इन दोनों के टेबल के बीच का रिलेशनशिप निकालना है तो मुझे एक सिंपल जॉइन लगाना पड़ रहा है। करेक्ट, मेरा एक Yes. सिंगल जॉइन में काम हो जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड जब मुझे स्नोफ्लेक स्कीमा से कोई रिलेशनशिप निकालनी है ना, मुझे स्नोफ्लेक स्कीमा से अब क्या करना है, मुझे स्टोर और प्रोडक्ट, मुझे स्टोर और प्रोडक्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच से कोई डेटा निकालना है। तो अब प्रोडक्ट भी फर्दर डिवाइडेड है ना,
तो मुझे पहले ये दो टेबल के बीच में जॉइन लगानी पड़ेगी एंड फिर इन दोनों के बीच में जॉइन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा सब क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी का। ठीक है, ये बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेस्टेड क्वेरी अंदर मतलब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, और सब क्वेरी का भी वही मतलब है, एक क्वेरी और उसके साथ में एक दूसरी क्वेरी। ठीक है, तो मतलब दो स्टेटमेंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, तो नेस्टेड क्वेरी का मतलब वही होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा आएगा और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अब तक सबको स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ूं? यस यस। Yes. ओके, Yes. ठीक है। तो आज का हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करते हैं एंड देन मैं आपको बता दूंगी कि आपको डाउनलोड कैसे करना है सीक्वल। आप सब उसको डाउनलोड करने का ट्राई करना एंड कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। श्योर। क्योंकि आज हमने स्नोफ्लेक स्कीमा और स्टार स्कीमा में काफी टाइम इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड हर इंटरव्यू में ये पूछा ही जाता है ना। इसलिए मैंने आपको ओएलटीपी और ओलैप दोबारा समझाया एंड स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा एकदम डिटेल में समझाया। ठीक है, उसके अब हम कॉन्सेप्ट में आते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड्स। अब सीक्वल में अलग अलग टाइप की कमांड्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी कमांड होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं डीडीएल। सो डिफाइंस एंड मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ये क्या करता है, कोई भी जब हम टेबल बनाते हैं, है ना, तो उसमें जो डेटाबेस होता है उसको ये या तो डिफाइन करता है, यानी उसके बारे में बताता है कि ये क्या है, या तो उसको मॉडिफाई करने के लिए ये यूज होता है। जैसे कि है हमारा क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल हमारा किस काम आता है, जब हमें कोई एक टेबल क्रिएट करना है ना। इनिशियली मुझे एक टेबल बनानी है, मुझे मान लो एम्प्लॉय टेबल बनानी है। ठीक है, मैं फिर से एक बार कर देती हूँ इसको। मुझे बनानी है एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, मुझे ये टेबल क्रिएट करनी है, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, क्रिएट एम्प्लॉय टेबल, है ना। तो इससे क्या होगा, मेरी जो एम्प्लॉय टेबल है वो क्रिएट होएगी। अब मुझे इसमें बताना पड़ेगा कि टेबल कौन कौन से हैं, इसको कैसे क्रिएट करना है, इसमें कॉलम क्या है, वैल्यूज क्या है, ये सब हम नेक्स्ट वाली क्लास में जब हम माई सीक्वल डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करना ही सीखेंगे। ठीक है, कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। देन हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है अल्टर टेबल। अल्टर यानी कुछ नहीं है, अगर हमें कोई एक टेबल को मॉडिफाई करना है, मतलब कोई भी एक चीज को मॉडिफाई करना है टेबल में, तो हम अल्टर टेबल करते हैं। देन है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल क्या करता है, डिलीट्स अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, अब ये क्या करता है, हमारा जो टेबल है, ड्रॉप हमारा पूरा पूरा टेबल ही उड़ा देता है। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes. ओके, तो क्रिएट से हम बनाते हैं टेबल, देन अल्टर से हम उसमें कुछ एडिटिंग करते हैं अगर हमें जरूरत होती है। मान लो अगर मैंने किसी का नाम ही डाला है, मैंने नाम गलत डाल दिया, तो मुझे उसको ठीक करना है तो मैं अल्टर से भी कर सकती हूँ। देन वी हैव ड्रॉप, अगर मैंने गलत टेबल बना दिया, ठीक है, मुझे बनाना था सेल्स टेबल और मैंने गलती से कुछ और ही टेबल बना दिया वहां जाके, तो अब उसको मेरे को पूरा डिलीट करना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं ड्रॉप टेबल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कमांड होती है वो होती है डेटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। तो मैनुपुलेट से हमको समझ में आ रहा है कि ये कुछ तरीके की चेंजेस करता होगा, है ना। मैनुपुलेट करना यानी चेंजेस करना। ठीक है,
तो ये क्या करता है, एक्सेस, मैनिपुलेट्स एंड मॉडिफाइज डेटा इन डेटाबेसेस। ठीक है, तो ये डेटाबेसेस में डेटा को या तो मॉडिफाई करता है या तो मैनिपुलेट करता है, यानी कुछ चेंजेस करता है। इंसर्ट इनटू, एड्स न्यू रिकॉर्ड इन अ टेबल। ठीक है, अब मान लो मैंने एम्प्लॉय टेबल बना दिया, लेकिन इसमें मैं सैलरी कॉलम ऐड करना ही भूल गई। ठीक है, अब मुझे सैलरी कॉलम ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगी, इंसर्ट यूज करके मैं इसमें सैलरी कॉलम ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, Okay. Okay. ठीक है। अब आया हमारा कॉन्सेप्ट अपडेट का। अब अब ये चीज ध्यान रखनी है कि अल्टर में और अपडेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अल्टर क्या करता है, हमारा मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। तो मतलब जैसे ये मेरा बना हुआ है, ये मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है टेबल का, है ना। अब मुझे ये स्ट्रक्चर में कुछ एडिट करना है इसमें। मान लो मुझे एक रो और ऐड करनी है, मतलब एक हाँ, या मुझे एक कॉलम और ऐड करना है, या डिलीट करना है, हटाना है। तो इस केसेस में हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, पर अपडेट हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि अभी मान लो पोस्ट मैरिज मेरा नाम था तान्या जग्गी। ठीक है, अब मैंने अपना नाम चेंज कर दिया, मैंने अपना नाम कर लिया तान्या पुनिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं तो वही हूँ, मेरी बाकी सारी डिटेल्स तो वही रहेगी, सिर्फ मेरा नाम में एक एडिशन हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अपडेट कमांड यूज करके मेरा जो नाम है उसको पुराने नाम से नए नाम को पुराने नाम से अपडेट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। Yeah. ठीक है, नाउ द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड इज डिलीट। ठीक है, अब डिलीट क्या करता है, डिलीट टेबल से सिर्फ एक रिकॉर्ड को डिलीट करता है। ठीक है, अगर मान लो मेरे कोई एक, मैं एम्प्लॉय का टेबल बना रही हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल मैंने बनाया, अब मैंने उसमें आशुतोष की डिटेल 2 बार ऐड कर दी। ठीक है, अब मैंने आशुतोष की डिटेल गलती से 2 बार ऐड कर दी, करेक्ट। अब इस केस में क्या होगा, अब मुझे उसकी डिटेल एक बार हटानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से इसकी डिटेल हटाने के लिए जो मैं कमांड यूज करूंगी वो होगा डिलीट कमांड। ठीक है, ओके, आया समझ में। Yeah. जब कल माई सीक्वल अपना डाउनलोड कर लेंगे, है ना, और हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम ये सारे कमांड्स को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर अभी नहीं भी आपको समझ में आ रहा है या डाउट हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है किसी को डाउट हो रहा हो, बट अगर डाउट्स हैं तो जब हम इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देन अब हम मूव होते हैं हमारे, ओके, तो हमारे बाकी जो 3 कमांड्स है वो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब कंट्रोल से हमें समझ ही आ रहा है कि ये कंट्रोल करता होगा चीजों को, है ना। तो ये क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स यूजर्स एक्सेस टू डेटा इन डेटाबेस एंड ग्रांट और रिवोक प्रिविलेजेस। ग्रांट और रिवोक प्रिविलेजेस मतलब, अगर मैं किसी कंपनी में कुछ काम कर रही हूँ, है ना, अगर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मुझे कुछ कुछ चीजों का एक्सेस होता है ना। अगर एक डेटाबेस है, कोई एक डेटाबेस है, ठीक है, या मान लो हम डिफरेंट कैबिन्स में ही बैठते हैं, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा ऑफिस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे ये सारे कैबिन्स हैं,
ठीक है, अब मुझे सिर्फ इस कैबिन का एक्सेस है, मुझे ये बाकी कैबिन्स का एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, तो ये कैबिन का एक्सेस मुझे कौन देता है? हमारे पास एक होती है आईटी टीम, सबके ऑफिस में होती है, करेक्ट? सबको पता है आईटी टीम होती है। अब ये आईटी टीम क्या करती है? अगर मुझे मान लो ये वाले कैबिन में जाना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं आईटी टीम को बोलूंगी कि मुझे ये कैबिन का एक्सेस दो, तो वो मुझे एक्सेस क्या करेगी? ग्रांट करेगी। ठीक है, अब मान लो मेरे पास ये इस कैबिन का एक्सेस है, लेकिन अब मैं यहाँ पे नहीं जाती, तो वो क्या करेंगी? मेरा यहाँ से एक्सेस हटा देंगी, यानी उन्होंने क्या किया? मेरे एक्सेस को रिवोक कर दिया। आया कॉन्सेप्ट समझ में, ग्रांट और रिवोक का? Yes. ओके, मैंने आपको कुछ दिया, यानी मैंने आपको वो चीज ग्रांट की, मैंने आपसे वो वापस ले ली, यानी मैंने आपसे वो चीज रिवोक कर ली। ठीक है, Yeah. ओके। देन हमारा फोर्थ जो है वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कंट्रोल्स ट्रांजैक्शन इन अ डेटाबेस। एग्जांपल है कमिट, सेव चेंजेस मेड इन अ ट्रांजैक्शन टू अ डेटाबेस। जब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, है ना, यहाँ पे मैंने कुछ हम एक्सेल ही बनाते हैं, करेक्ट? तो हम एक्सेल में अपना लिखते जाते हैं, फिर मैंने उसमें कुछ सेव कर, हमें एंड में जाके उसको सेव करना पड़ता है ना? फिर यस। मान लो मैंने एक सेव कर, जैसे ये पीपीटी है, अब मैं जब ये पीपीटी को बंद करूंगी तो यहाँ पे ये सब जो ये मैंने ड्राइंग ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो मुझसे पूछेगा कि आपको ये चेंज मतलब ये सेव करना है क्या? इसका मतलब मैंने पीपीटी में कुछ चेंज किए, है ना? वो मुझसे वही सेव करने के लिए पूछ रहा है। सेम चीज सीक्वल में कौन करता है? सेम चीज सीक्वल में करता है कमिट। ठीक है, कमिट कमांड। तो जो भी हमने चेंजेस किए होते हैं हमारे डेटा में, उसको सेव करने के लिए हम कमिट कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, Okay. नाउ रोल बैक क्या होता है? अ, हम अंडू करते हैं, है ना? हम से गलती से मान लो ये टैब है, मेरे से गलती से ये टैब बंद हो गई, अब मुझे इसे दोबारा खोलना है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट टी दबाती हूँ, मेरा टैब खुल जाता है। तो मैंने क्या किया? मैंने वो टैब को वापस ले आई, रोल बैक किया, करेक्ट? Yeah. हाँ, तो यहाँ पे सेम, अगर मान लो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैंने आशुतोष का डेटा डिलीट कर दिया, ठीक है, पर बाद में मुझे याद आया कि मेरे पास तो दो एम्प्लॉय हैं आशुतोष नाम के। ठीक है, तो ये जो पहला वाला डेटा था ये आशुतोष पुनिया का था, और दूसरा जो डेटा था ये आशुतोष शर्मा का था। अब मैंने क्या किया? मैंने गलती से आशुतोष शर्मा का डेटा ही उड़ा दिया, सेम आशुतोष समझ के, है ना? तो मुझे अब ये डेटा को वापस लेके आना है, आशुतोष शर्मा का मुझे डेटा वापस चाहिए। तो उस केस में मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी रोल बैक। ठीक है, लेकिन इसका भी एक पॉइंट है, जब हम डेटाबेस से कोई एक डेटा को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक रो या कॉलम या कुछ भी एक डेटा को हम डिलीट करते हैं, हम उसी केस में रोल बैक यूज कर सकते हैं। बट अगर हमने पूरा एक टेबल ही उड़ा दिया, जो हम ड्रॉप कमांड से यूज करते हैं, है ना, अगर हमने एक टेबल को ड्रॉप टेबल लिख के अगर हमने पूरा एक टेबल ड्रॉप ही कर दिया, तो हम उस टेबल को वापस रोल बैक से रिट्रीव नहीं कर सकते। याद रहेगी ये चीज Yes. सबको? यस। ओके, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप रोल बैक से कौन सा डेटा रिट्रीव कर सकते हो। तो आप डिलीटेड
जो आपने डिलीट कमांड यूज करके डेटा डिलीट किया है आप उसको रोल बैक कर सकते हो, लेकिन आप एक पूरा टेबल रोल बैक नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पूरा उड़ गया ना। ठीक है। लास्ट है हमारा डेटा क्वेरी लैंग्वेज परफॉर्म्स क्वेरी ऑन डेटा इन डेटाबेस टू रिट्रीव नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ये है सिलेक्ट। तो हमारी सीक्वल क्वेरी की हम स्टार्ट ही करते हैं सिलेक्ट से। सिलेक्ट यानी किसी भी चीज को चूज करना, है ना। हम बोलते हैं ना कि यार आपको क्या पसंद है। तो अगर मान लो मेरे को कोई एक जैसे आपने ढेर सारा हमने कल ही बात की थी कि हमारे पास JBL के मल्टीपल स्पीकर्स के ऑप्शन है। ठीक है। उसमें से हमने ब्लूटूथ वाला हमने ग्रीन कलर का स्पीकर चूज किया। तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको सिलेक्ट किया। करेक्ट। तो वही है हमारा सिलेक्ट कमांड। आया सबको समझ में? Yes. ओके। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि माई सीक्वल को डाउनलोड कैसे करना है। प्लीज सब माई सीक्वल डाउनलोड कर लेना क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, है ना। एंड सबसे पहले हम ये कमांड्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमें यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैम तो मैं बेसिकली मेरा एक डाउट था कि जैसे आप ये हम्म बता रहे थे कि जितने भी मतलब वेरियस कमांड्स है तो इसमें जैसे ग्रांट, रिवोक, कमिट, हम्म रोल बैक, ड्रॉप आउट, हम्म। ये सब में मतलब हमें टाइप करने से कमांड आती है फिर मतलब उस वहाँ पे कुछ लिटरली एक ऑप्शन गिवन होता है मतलब वहाँ पे टेबल में कि जहाँ पे लिखा होता है ड्रॉप आउट तो उन पे क्लिक करना पड़ता नहीं, आपको लिखना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कमांड यूज करनी है ना। है, बस आपको टाइप करने से फिर वो रन हो हाँ, जाती है कमांड। आपको, हाँ, जब हम माई सीक्वल पढ़ेंगे तब आपके समझ में आ जाएगी। अगर एक मिनट मैं ओके देखती ओके। हूँ इसमें माई सीक्वल मेरा हो तो मैं एक बार दिखाई देती हूँ आप लोगों को। तो ये इस टाइप की एक माई सीक्वल वर्कबेंच खुलती है, राइट। Are we done? Yeah, now we can. ओके, इट्स विजिबल टू एवरीवन, राइट। यस। तो ये हमारी माई सीक्वल वर्कबेंच रहता है जिसमें हमें काम करना है। ठीक है, इसमें हमारा एक लोकल इंस्टेंस बनेगा जिसमें हम अपना टेबल को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एक ऑलरेडी कमांड लिखी हुई है, मैं इसको फिर से लिख ही देती हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ये साइड में देखोगे, है ना, तो ये सारे मेरे टेबल्स हैं। कौन कौन से टेबल हैं? कंपनी, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट प्रैक्टिस, एम्प्लॉय सैलरी, ये सारे क्या है, मेरे टेबल्स हैं। अब मुझे कौन से टेबल से डेटा चाहिए? अब मैं कह रही हूँ कि मुझे एम्प्लॉय टेबल का सारा डेटा चाहिए। तो उस केस में मैं लिखूंगी सिलेक्ट। देखो, आप पूछ रहे थे ना, ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करूंगी यहाँ मुझे नीचे ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट। पर मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा कमांड लिखना है। तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, चलो, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया एम्प्लॉइज एंड मैंने इसको कर दिया रन। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिलेक्ट, मेरे को क्या चाहिए था, एम्प्लॉय टेबल का सारा डेटा। ठीक है, तो हम टेबल का नाम सबसे आखिर में, यहाँ पे फ्रॉम के बाद हम टेबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, तो उस चीज को लाने के लिए हमने सबसे पहले क्या कमांड यूज की, हमने सिलेक्ट कमांड यूज करी। ठीक है, और हमें कहाँ से चाहिए, एम्प्लॉय से चाहिए, तो उसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉम। और हमने यहाँ स्टार क्यों लगाया, क्योंकि हमें एम्प्लॉय टेबल का सारा डेटा चाहिए था। ठीक है, आया समझ में? यस। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, अब हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय टेबल में कौन कौन से कॉलम्स है, एम्प्लॉय नंबर है, बर्थ डेट है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है और हायर डेट है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मान लो फर्स्ट नेम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैंने यहाँ क्या किया,
मैं यहाँ जाऊंगी, मैं लिखूंगी सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब मैंने इसको रन कर दिया, अब दिख रहा है हम्म, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम वाला ही कॉलम दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, मैंने वो कॉलम का नाम लिख दिया है। ठीक है। यस, तो हम, अंडरस्टूड। हाँ, तो ये जो है यहाँ जो मैं काम कर रही हूँ ये हमारा माई सीक्वल वर्कबेंच है। हमें इसी को डाउनलोड करना है एंड नेक्स्ट फ्राइडे से हम इसी में काम करेंगे। तो हम हर एक कमांड को यहाँ पे रन करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपना टेबल, अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम हर एक कमांड्स को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। यस, इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे कमांड्स हैं, तो हम लाइन बाय लाइन सारे कमांड्स पढ़ेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसका यूसेज क्या है, सब समझेंगे। ठीक है। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि डाउनलोड कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप जाओगे माई सीक्वल पे। आप लोगों को करना है तो आप साथ साथ कर भी लो। अभी अगर सब करना चाहते हैं डाउनलोड तो डाउनलोड कर भी लो साथ साथ। वैसे ही क्लास आज हमारी 15 मिनट्स डिले हुई थी, तो आई गेस हम इसको 2 o'clock तक एक्सटेंड कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। No. ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हो सके तो आप मेरे साथ साथ ही डाउनलोड कर लो, है ना। हम्म, कर रहे हैं सब कोई डाउनलोड? ये तने ओके। आफ्टर ओपनिंग माई एसक्यूएल वहां पे कहाँ पे जाना हो, कैसे हाँ, करना है? ये जो सबसे पहला ऑप्शन है माई एसक्यूएल, इसी में आप क्लिक करेंगे। ठीक है। देन डाउनलोड्स में क्लिक करेंगे। मैम कैन यू वेट फॉर अ सेकंड? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। माई सीक्वल जैसे ही आप क्लिक करोगे सबसे पहले उसकी ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। ओके मैम, एक बार मैम माई सीक्वल ओपन। अब माई सीक्वल में उनकी ऑफिशियल साइट, ये सबसे पहली जो लिंक है उसको क्लिक करो। माई सीक्वल, यस। ठीक है। ये पेज ओपन होगा, राइट। हाँ मतलब इसमें वही लिखा है हीट वेव, बस थोड़ा वो अलग हुआ है हल्का सा फॉर्मेट। देन यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करना है हमें। सेकेंड ऑप्शन है डाउनलोड्स। ओके। सब अब एक प्लेस में है, मैं आगे बढ़ूं। माई ये सीक्वल। देन उसके बाद आपको क्लिक करना है, आप ये डाउनलोड पेज में एकदम नीचे आ जाओ। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा माई सीक्वल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड्स, यस। इसको क्लिक करना है हमें। ठीक है। उसके बाद है माई सीक्वल इंस्टॉलर फॉर विंडोज। अगर किसी के पास मैक है तो वो मैक में क्लिक कर सकता है, और नहीं तो सबके पास अगर विंडोज है तो विंडोज में क्लिक करना। ठीक है, मेरा क्योंकि विंडोज है तो मैं विंडोज में क्लिक कर रही हूँ। ठीक है। जैसे ही आप विंडोज पे क्लिक करोगे ये पेज खुल जाएगा जिसमें आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ माई सीक्वल ही मिलेगा। डन। 8.0.36, यस। हाँ, जो ये सेकंड वाला है विंडोज एक्स 6832 बिट्स है ना, इसमें क्लिक करना है हमें, सेकंड वाले में, ओके। नीचे वाले में, इसमें आप क्लिक करो डाउनलोड। जैसे ही आप डाउनलोड में क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है।
इसमें नीचे में ऑप्शन है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। इसमें हमें लॉगिन साइन अप कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको क्लिक करना है, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। ओके, यस। देन यहाँ से हम अपना डाउनलोड उठाएंगे। स्टार्ट डाउनलोड। हम्म, मैम इसमें आ रहा है कि मतलब से ओपन होने के बाद आ रहा है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर यस डिवाइस? यस, यस। यही आ रहा होगा, करेक्ट? यस, डू यू वांट टू अलाउ हाँ, दिस ऐप फ्रॉम अ नॉन इसमें पब्लिशर टू मेक यस क्लिक चेंजेस? करना है। ओके। ऐसा ओपन हो रहा है मैम, अभी इंस्टॉल है ये सब। हम्म, ठीक है, अभी आप वहाँ तक पहुँचे तो देखते हैं, यहाँ तक काफी ओपन हो गया। हाँ यहाँ पे सब इसी पेज में है। हाँ यहाँ तक हो गया मेरा open। ओके, Kaushal, Viplav, are you following? Viplav? या आशुतोष। I'm joining ओके, from mobile मेरा actually. यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि इंस्टॉल्ड है इसलिए मुझे Or is ऑप्शन नहीं आ you रहा। you'll have the recording also. ठीक है, मेरा Okay. यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना, इसलिए मेरे को वो ऑप्शन नहीं आ रहा। आपको आ रहा होगा कि आपको डाउनलोड करना है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे, सर्वर एंड एवरी ऑप्शन। सबसे नीचे देखो कस्टमाइज करके ऑप्शन आ रहा होगा, करेक्ट? कस्टम कस्टम कस्ट लिखा है, हम्म, मैनुअली सेलेक्ट द प्रोडक्ट्स यस, दैट शुड बी। या नीचे नीचे सबसे लास्ट ऑप्शन है कस्टम, राइट? ओके। और यस। कस्टमाइज उस पर क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करना। ओके नेक्स्ट। ठीक है, यस। अब आपको उसमें माई सीक्वल का डिफरेंट वो खुल गया होगा, पेज खुला होगा, यस। करेक्ट? क्या क्या दिख रहा है उसमें? हम उसमें ब्लू वाले जोन में इसमें लिखा है चूजिंग अ सेलेक्ट टाइप, सेलेक्ट हम्म प्रोडक्ट्स, डाउनलोड, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। हम्म, आपका जो वाइट पोर्शन है उसमें क्या लिखा है? माई सीक्वल लिखा है। माई सीक्वल सर्वर्स, एप्लीकेशंस, माई डॉक्यूमेंटेशन। सीक्वल सर्वर पे क्लिक करो, माई सीक्वल देन सर्वर। हाँ, फिर एक प्लस साइन और आएगा, उस पे क्लिक करना है, यस यस आया मैम। राइट? फिर फिर वहां एक पे और आया लिखा होगा मैम, माई सीक्वल माई एट सीक्वल पॉइंट सर्वर जीरो 8। पॉइंट थ्री सिक्स राइट? अभी 8.0 आया है इसमें खाली, हाँ, उसको तो उस क्लिक पर भी क्लिक करोगे तो करना। उसके बाद फिर हाँ। आएगा 8.0.36, यस यस। उसको क्लिक करो। एंड वहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपको वहां पे एक अपर एरो दिख रहा होगा, वो ग्रीन हो चुका होगा, करेक्ट? यस यस मैम। उसको क्लिक कर दो। एरो को। हाँ, एरो को क्लिक करो। यस मैम। ठीक है, तो अब आपका जो वाइट पेज में सेकंड पोर्शन है उसमें आपका माई सीक्वल 8.0.36 दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट? यस मैम, सेकंड वाले जो ठीक वाइट है, बॉक्स है उसमें। करेक्ट। अब हमें जाना है एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशंस में क्लिक करो। यस सबसे पहला ऑप्शन है माई सीक्वल वर्क बेंच, यस उसको क्लिक करना है हमें। यस मैम। डन। ठीक है, माई सीक्वल वर्क बेंच में भी हम फिर से जब क्लिक करेंगे 8.0। आएगा 8.0, हाँ। यस उसको भी ठीक। सेम तरीके से एरो क्लिक करके हमें नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे शिफ्ट करना है। सब फॉलो कर रहे हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं रुक सकती हूँ थोड़ा सा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। ये फॉलोइंग करता है। ओके, यू आर फॉलोइंग, ओके। बेसिकली जब माई माई सीक्वल इसमें 8.0, तो उसमें ना ब्लू ब्लू कलर का
मतलब वो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया ना, वर्क बेंच 8.036, हम्म तो उसमें मतलब वो सेलेक्ट वाला साइन आ गया उसमें मतलब। हाँ, सिलेक्ट का साइन आया तो आपने उसको साइड में, जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करोगे ना, हाँ आपको दोनों बॉक्स के बीच में जो एक लाइन है उसमें एरोज दिख रहे होंगे। करेक्ट। हाँ, मतलब लाइन के बीच में हम्म इसमें मतलब ग्रीन कलर का एरो शो हो रहा है। हाँ, तो जो ग्रीन कलर के एरो है उसको क्लिक करो। हाँ, If still there is a problem, we can ask him to share screen, Tanya. हाँ, आप रजत, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ, आप अगर चाहो तो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। मैम इसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मतलब आ नहीं रहा उसमें, मेरे को पता नहीं है मैम एक्चुअली। नीचे नीचे होता नीचे है। जाके देखो मैं आपको। मैं शेयर कर सकता हूँ तान्या, हाँ हाँ, ऑफ विकास कोर्स, ऑफ कोर्स विकास, प्लीज। लेट मी, यू कैन नॉट स्केच, यू हैव टू स्टॉप तान्या, आपको स्टॉप करना पड़ेगा बस। हाँ, मैं एक बार स्टॉप शेयरिंग कर लेती हूँ। ओके, या यू कैन शेयर नाउ। Let me know if it is visible now. यस विकास, वी कैन सी योर स्क्रीन। रजत, So आपको I दिख रही है? देखो मैम, मैंने मैंने ये फर्स्ट वाले जिसमें मतलब सेकंड वाले बॉक्स में जिसमें माई सीक्वल, जो हम्म सेकंड वाले बॉक्स में माई सीक्वल सर्वर 8.036, वो वाला तो हम्म उसमें हम्म आ गया, लेकिन जो हम्म सेकंड वाला है ना, वो मैंने क्लिक भी किया। हाँ, ये वो सेलेक्ट वाला ऑप्शन आ गया, आ हाँ तो यहाँ गया, तक हो। देखो वहां आ तो गया है बाजू में, माई सीक्वल वर्कबेंच आ तो गया। वैसे नहीं करना है, उसको वापस नहीं ले जाना है। बट वो उसमें शो नहीं हुआ मैम। वहां पे शो हो रहा था रजत। ठीक है, आप एक बार फिर से क्लिक करो। हाँ, ऊपर करो ये एरर। हाँ देखो, विकास बाजू has में आ गया। shared और रजत has shared. no, I have shared Ashutosh. विकास is विकास है sharing. शेयर, ओके ठीक है विकास। अब इसके बाद हमें जाना है माई सीक्वल शेल। करेक्ट। उसको भी सेम तरीके से ट्रांसफर कर दो विकास। इस एवरीबडी ऑन द, नहीं नहीं नहीं, हमें राउटर नहीं लेना है। दिस थ्री आर, वी वांट ओनली दिस थ्री। सर्वर हमें अपने कनेक्शंस के लिए चाहिए, ठीक है। शेल भी हमें अपने डेटाबेस के लिए चाहिए, एंड वर्क बेंच जहाँ हम काम करेंगे, जो अभी मैंने खोला था वो हमारा वर्क बेंच था, ठीक है। इसलिए हमें यही तीन रिक्वायरमेंट होती है, हमें माई सीक्वल राउटर नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है। ओके, एवरीबडी इज इन द सेम पेज, हम आगे बढ़े। या तान्या। मैम बेसिकली मैम मेरा इसमें ना सेकंड वाला और थर्ड वाला तो मैम उसमें मतलब जा ही नहीं रहा, मतलब जैसे मैंने क्लिक किया हो ना उस पे, हम्म तो वो मतलब डायरेक्ट उसे बस वो क्लिक आ रहा है और उसमें सेलेक्ट जैसे ब्लू वाला पोर्शन है वो दिखा रहा है, बस फर्स्ट वाला गया था मेरे पास में। ये यहाँ सेकंड पे ये जो एर मतलब ये जो अपर वाला है हमारा एरो, ये आपके लिए ग्रीन नहीं हो रहा? ग्रीन हो गया था ये, अब ये जो राइट साइड पे जाने वाला एरो वो ग्रीन हो गया, तो सेकंड एंड थर्ड मतलब उसमें भी ग्रीन हुआ, लेकिन वो ना उसमें उसमें नहीं गया मैम। उसमें गया एरो नहीं। पे एरो पे क्लिक करके देखो। एक बार दोबारा आप ट्राई करो, एक बार दोबारा सबको ना अनचेक करके वापस चेक करो, और फिर उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करो, हो जाएगा। और जैसे मैंने उसमें ग्रीन वाले एरो पे क्लिक किया ना, तो वो थर्ड वाला जो मेरा फर्स्ट वाला जैसे गया है ना वो गया, बस वो थर्ड वाले पे ग्रीन वाले पे क्लिक किया ना तो वो गया नहीं है कुछ भी। कोई बात नहीं है, एक बार दोबारा ट्राई करो, जाएगा। एप्लीकेशन माई सीक्वल वर्क बेंच, एक लिंक शो हो जाता है जी नीचे, जैसे जैसे आता है ना ये HTTP और। हाँ हाँ, मैं एक वो तो बार देखो सब में ही होगा, देखो। विकास, आप अगर माई वर्क बेंच पे क्लिक करो एक बार। हाँ, मैं आप एक वापसी बार जाता हूँ। रिवर्स ले जाओ, करेक्ट। अब देखो, एप्लीकेशंस में क्लिक किया हमने। रजत, फॉलो करो आप हाँ इनको। बिल्कुल मैम, मैंने माई यही करा सीक्वल वर्कबेंच में एक। क्लिक किया, फिर माई सीक्वल वर्कबेंच 8.0 में क्लिक किया, फिर 0.36 इंटू 64 बिट्स वाले में हमने क्लिक जैसे ही किया, वहां में ऊपर ग्रीन एरो हमारा ऑन हो गया ना, हमने उसे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने क्लिक किया वो वहां पे ट्रांसफर हो गया। करेक्ट मैम थर्ड वाला शेल हुआ। है। थर्ड वाला शेल है, ठीक है। शेल भी हमें एज इट इज ट्रांसफर करना है। अब हो रहा है आपका ट्रांसफर। जो थर्ड वाला है ना मैम, इसमें मतलब इसमें ना हम्म ऊपर जो ग्रीन वाला एरो है ना, उधर जाने वाले एरो उसमें शो नहीं हो रहा जाने का, मतलब सेकंड वाला क्योंकि हो गया है।
ये देखो माई सीक्वल शेल में भी माई सीक्वल शेल एक और है ना। तो ये विकास एक बार आप इसके ऊपर वाले पे क्लिक करोगे। हाँ, तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको एरो नहीं दिखेगा, इसको हमें फर्दर फिर से ओपन करना है। एंड इस पे जब आप क्लिक करोगे तब ये आपको दिखेगा वहां जाने के लिए। हाँ, मैंने ओके। इन तीनों जो एरो वाले पे, ये जो माई शेल 8.0 हाँ 136 इंटू 64, उस पे मैंने क्लिक कर रखा, बट उसमें मेरे को एरो दिखा नहीं रहा मैं। एरो दिखा नहीं रहा। यस। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर पाओगे या? कि अगर जैसे बाकी सेकंड, बाकी दोनों में अगर दिखा रहा है तो उसमें भी दिखाना ही चाहिए। ये दिखाया, इसमें भी दिखाया, ऐसे। हाँ मैम, आ गया, हो गया। ओके ठीक है। ओके, ओके यस, डन। विकास नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट पे ठीक है। करने के लिए, ओके। हाँ, इसमें नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे क्या आ जाएगा, रेडी टू इंस्टॉल, फिर से एग्जीक्यूट में क्लिक करना है। ठीक है, अब हम यस। वेट करेंगे, ये सारा इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, हमारा नहीं, ये तीनों तो। स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल होएगा। हम्म। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 to 4 मिनट्स का कई बार टाइम ले लेता है, ये डिपेंड्स। फिर मैं थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते कभी कभार, दैट्स वाई थोड़ा इशू हो जाता हाँ हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। है। हम्म। इसीलिए मेरे को था कि आप सब साथ पे डाउनलोड करोगे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम तुरंत तुरंत उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। ये मैंने टाइमली ऐसे अपडेट भी होता रहता है, जो कि मतलब नया नया मतलब उसका आता रहता है सब, जैसे भी 8.03.6 है, तो ये हमें टाइमली अपडेट अपडेट भी होता करना रहता पड़ता है, हमें अपडेट करना पड़ता है। है। ओके, ओके, ओके। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बस प्रैक्टिस के लिए ही कर रहे हो, उसके बाद तो कंपनी में करोगे। करेक्ट। हाँ, माई स्कीपल हम यहाँ बेसिकली प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं। जब हम कंपनी में जाएंगे तो हमें जो सीक्वल लिखना पड़ता है उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जो हमें वहां पे लिखना पड़ता है। लाइक अजोर डेटा लेक, अजोर डेटा फैक्ट्री में हमें लिखना होता है, अजोर डेटा ब्रिक्स में हमें लिखना होता है। ओके। करेक्ट, तो सेम सीक्वल स्टेटमेंट्स ही होती है, बट इट्स लाइक कि हमें दूसरी जगह उसको लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस हम्म। माई सीक्वल सर्वर में कर रहे हैं। सबके अपने अपने मतलब ऑन प्रेम जो टूल वो यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। डेटा लेक तो बेसिकली एक स्टोरेज ही है। सो नॉट डेटा लेक, डेटा लेक में कुछ नहीं लिखना। डेटा ब्रिक्स, डेटा फैक्ट्री और अज्योर डेटा बेस, सीक्वल डेटाबेस, वहाँ मेजर जरूरत पड़ेगी सब चीज़ की। ओके। कल की क्लास की मैंने लिंक शेयर की थी, सबको मिल गई थी ना? Yeah. ओके। Yes, yes. रिक्वेस्ट रेज नहीं करी सबने, रिकॉर्डिंग मतलब कोई पढ़ नहीं रहा है घर पे। सर डेफिनेट मतलब पढ़ने का नहीं है उसमें, मतलब इतना मतलब नॉर्मल छोटे मोटे मतलब पॉइंट्स थे थियोरेटिकल, तो वो दैट्स वाई वो मैंने थोड़ा अलग से दिख रहा है। प्रैक्टिकल होता तो फिर उसमें कोई अलग क्लास नॉर्मल थी। छोटे मोटे पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, हाँ जब मतलब वो मैंने आपको जैसे ही बताया। पॉइंट्स थे। हाँ, थ्योरेटिकल पॉइंट्स जरूर थे, लेकिन आप एक बार उसको फिर भी डाउनलोड करके देख लेना। क्योंकि जैसे मैंने कल की ओके। क्लास में भी बताया था कि हम्म। ओलैप और ओएलटीपी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हम्म। एंड कई बार डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बीच का क्या डिफरेंस है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, हाँ वो तो आप हाँ रिस्क मत लेना, पढ़ लेना सारे कुछ। ठीक है, सबका ये कंप्लीट हो गया डाउनलोड या किसी का भी बचा है? सेकंड हुआ है, थर्ड वाला मेरा 60% है अभी। ओके ठीक है, हम वेट करते हैं। आज का भी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा,
वो इंटरव्यूअर्स कई तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है, बट कई डायरेक्ट नहीं पूछते। तो उसमें क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले तो वो ही बोलेंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। जब आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करोगे, देन फिर वो पूछेंगे कि आपने इसमें कौन सा डेटा वेयर हाउस यूज किया था, है ना। तब फिर आपको बताना है कि आपने स्नोफ्लेक्स यूज किया, मतलब आपने जो डेटा सेव किया था वो कौन सा यूज करके किया था। तब आपको बताना है कि आपने स्टार स्कीमा यूज करके किया था या आपने स्नोफ्लेक्स स्कीमा उसमें यूज किया है। फिर वो आपसे रीजन पूछेंगे, देन वो आपसे डिफरेंशिएशन पूछेंगे दोनों का, है ना। तो हमें हम इसलिए जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हम बोल रहे हैं कि हम आपको इंटरव्यू के लिए प्रेप कराएंगे, लास्ट की जो 8 क्लासेस है उसमें हम आपको सारे तरीके से ग्रिल करेंगे, राइट, कि आपसे क्या क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। डाउनलोड हो गया मैम इसमें। हो गया, ओके, विकास नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे भी यही रहेगा सबका, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। नेक्स्ट, ओके। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एनक्रिप्शन फॉर, यही रहेगा, ऑथेंटिकेशन, इसको भी क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड डालना है। तो जब हम वहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करेंगे माई सीक्वल डेटाबेस में, माई सीक्वल सर्वर में, तो आपको यहाँ से ये वाला पासवर्ड वहाँ डालना होगा। तो सब अपने हिसाब से जो भी आप पासवर्ड रिमेम्बर कर सकते हैं उसको डाल लो। वन कैपिटल, वन अल्फाबेट एंड वन सिंबल। ओके, फिर भी ठीक है, डाल लिया सबने पासवर्ड्स। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट। एक सेकंड। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट, नीचे एग्जीक्यूट, या अब ये वन बाय वन सारा चेक होएगा, आपका इंस्टॉल होएगा सारा। मैम इसमें सर्वर फाइल परमिशंस में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट, ओके। अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन में सब चेक करना है। एग्जीक्यूट करना है खाली, वो अपने आप चेक एग्जीक्यूट, करेगा, ओके, एग्जीक्यूट। ठीक है। हम्म। जब सब में ग्रीन टिक आ जाएगा, इंस्टॉलिंग डेटाबेस थोड़ा टाइम लेता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स ज्यादा लेता है बाकी सबसे, ठीक है। हाँ, क्लिक ऑन फिनिश, नेक्स्ट, फिनिश, फिनिश। दैट्स इट। यहाँ कुछ नहीं करना, आपका वर्क बेंच अभी ओपन हो जाएगा। प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट। हाँ, सब में नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश, फिनिश, एंड में फिनिश, ठीक ओके। है। ये आपका वेलकम टू माई सीक्वल वर्क बेंच ओपन हो जाएगा, ठीक है। यस। विकास लोकल इंस्टेंस पे क्लिक करिए प्लीज। यहाँ पे आपको वो पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड आपने अभी सेट किया था, ठीक है। देन क्लिक ऑन ओके। तो ये आपका माई सीक्वल वर्क बेंच ओपन हो गया, ठीक है। सेव पासवर्ड करना है मैम इसमें? कर सकते हो, अगर आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हो, सेव इन ओके। वॉल्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको क्लिक यस, कर यस। सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका ये ओपन हो जाएगा, करेक्ट। यस। विकास नीचे एडमिनिस्ट्रेटर के बाजू में स्कीमास लिखा है, उस पर क्लिक कर दो प्लीज। कहाँ पे? जहाँ पे आपका ये परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, परफॉर्मेंस, हम्म। हाँ उसके नीचे जाओ, नीचे नीचे, हाँ, अच्छा। करेक्ट, ठीक है। तो स्कीमा मतलब जो हम टेबल क्रिएट करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास में हम टेबल क्रिएट करेंगे और वो टेबल हमें यहाँ पे साइड पे दिखेगा,
ठीक है। एंड जो यहाँ पे हमारा ये 1 लिखा हुआ है जहाँ पे आपका कर्सर है, करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे हम अपना जो भी क्वेरी है हम अपनी क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्क बेंच है। ठीक है। ओके, तो सबका सीक्वल डाउनलोड हो गया, सब इस पेज पे है। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, आप शेयरिंग स्टॉप कर सकते हो विकास। थैंक यू। तो फाइन, जब अगर सबका डाउनलोड हो गया देन आई थिंक वी कैन रैप अप टुडेस क्लास, राइट? Yeah. ओके देन, ओके मैम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हैव अ you too, have a nice weekend everybody. Thank you, everybody. Have a good weekend. थैंक यू तान्या, थैंक यू आशुतोष। Yeah, thank you. Thank you, Bye. thank you, thank you, team.